नमस्कार। नए समय यानी कि शाम 7 बजे अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने और परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में तनातनी पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पीएम मोदी का 23 से 26 जुलाई के दौरान ब्रिटेन और मालदीव का दौरा। पीएम मोदी ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी होंगे शामिल। ईरान ने कहा, अमेरिकी हमले में परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचने के बावजूद छोड़ने की नहीं है कोई योजना। भविष्य में किसी भी समझौते में संवर्धन का अधिकार होगा जरूरी। अमेरिका ने कहा, जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे हमला। रूसी सेना का हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोनों से यूक्रेन पर हमला। 3 औद्योगिक शहरों में बुनियादी ढांचों को पहुंचा भारी नुकसान। 23-24 जुलाई को प्रस्तावित शांति वार्ता पर क्रेमलिन का बयान, कहा बातचीत से कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं। उत्तर कोरिया ने की तीसरे नौसेना विध्वंसक के निर्माण की घोषणा। 5000 टन का विध्वंसक जहाज का निर्माण 2026 तक होगा पूरा। उत्तर कोरिया का दूसरा विध्वंसक जहाज का जलावतरण रहा था विफल। दुनिया के सबसे बूढ़े राष्ट्रपति की फिर चुनाव लड़ने की घोषणा। पिछले 43 सालों से सत्ता पर काबिज हैं कैमरून के 92 वर्षीय राष्ट्रपति पॉल बिया। 100 साल की उम्र तक पद पर बने रहने की जताई इच्छा। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को ब्रिटेन के दौरे पर रवाना होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि 2024 के बाद पीएम मोदी की ये चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। इसके अलावा कीर स्टारमर के साथ ये उनकी तीसरी बैठक होगी। विदेश सचिव ने बताया कि कई ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलने के इच्छुक हैं। साथ ही भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षकों की तैनाती कर चुके हैं। The Prime Minister will be embarking on an official visit to the United Kingdom tomorrow, the 23rd of July, for discussions during the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom. And during the visit, he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि होंगे। ये प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। विदेश सचिव ने कहा कि भारत मालदीव का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर आर्थिक स्तर पर बातचीत जारी है। India is one of the largest trading partners of the Maldives. Bilateral trade is nearly $500 million, and India continues to be, Indian investors remain part of sectors such as tourism in the Maldives and other economic activities. On the economic front, one recent development which I would like to share with you is that
Both countries are in discussions to negotiate a free trade agreement and an investment treaty as well. And new areas of cooperation, including renewable energy, fisheries, etc., are also being worked on. अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है। दरअसल ईरान का कहना है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन जारी रखेगा, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर ईरानी परमाणु संस्थानों पर हमले करेगा। इस सबके बीच ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर 3 देशों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत के लिए तैयार है। ये बातचीत शुक्रवार को इस्तांबुल में होने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। ईरान पर मिसाइलें बरसाने और उसके परमाणु स्थल को तबाह करने के बावजूद तेहरान के हौसले में कोई कमी नहीं आई है। तेहरान ने एक बार फिर से अमेरिका को करारा जवाब देते हुए ऐलान कर दिया है कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। ईरानी विदेश मंत्री का बयान 3 यूरोपीय देशों के साथ परमाणु कार्यक्रम पर प्रस्तावित वार्ता से कुछ दिन पहले आया है, जिसके बाद बातचीत के नतीजे पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा कि परमाणु कार्यक्रम को नुकसान के बावजूद ईरान का अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये परमाणु कार्यक्रम केवल तेहरान के वैज्ञानिकों की महज उपलब्धि मात्र नहीं है, बल्कि उनके देश का गौरव भी है। अराक्ची यहीं नहीं रुके, उन्होंने भविष्य में पश्चिमी देशों के साथ होने वाली किसी भी तरह की परमाणु बातचीत में ईरान के लिए संवर्धन का अधिकार शामिल होने का जिक्र किया। अराक्ची ने माना कि इजरायली और अमेरिकी हमले में परमाणु सुविधाएं नष्ट जरूर हुई हैं, लेकिन तकनीक और कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान के ताजा बयान को यूरोपीय देशों के लिए स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कुछ दिन पहले ईरान पर परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए दबाव बनाया था, जिसके बाद तेहरान इस्तांबुल में बातचीत के लिए तैयार हुआ था। बहरहाल अराक्ची की टिप्पणी से ट्रंप के उस बयान की पुष्टि हो जाती है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि सेना के हमले में परमाणु साइटों को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने कहा कि उनका परमाणु संवर्धन कार्यक्रम बाहर से आयात की गई कोई चीज नहीं है जिसे बमबारी कर नष्ट किया जा सके। अमेरिका से सीधी बातचीत से ईरान ने फिलहाल इनकार करते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने के बदले में उनका देश ये साबित करने के लिए तैयार है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण है। ईरान ने एक बार फिर अपनी मिसाइलों का विकास और निर्माण कार्यक्रम को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। अराक्ची के बयान के बाद एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, वो नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा था, और जरूरत पड़ने पर हम फिर से ऐसा करेंगे। दरअसल ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है, जबकि पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका था। इजराइल और अमेरिका के हमलों से पहले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी आरोप लगाते हुए कहा था कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री हासिल करने से कुछ हफ्ते ही दूर है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, SIS JNU। प्रोफेसर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस पूरी खबर में कहीं न कहीं ईरान ने माना है कि अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु संस्थानों पर हमला किया तो उसको भारी नुकसान हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, पहले इजराइल के द्वारा और फिर अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से ईरान पर हमले किए गए और अमेरिका ने बिल्कुल टारगेटेड, वेरी प्रिसाइज जो अपने स्टेल्थ बॉम्बर्स से अटैक किया ईरान के ऊपर, तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाते हुए ही किया। और शुरुआती दौर में हमने देखा कि ईरान ने रिटेलिएट किया, लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स के माध्यम से हमको इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स मिले कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उनका कोई खासा नुकसान नहीं हुआ है, और ये भी कि इक्विपमेंट और एनरिच्ड यूरेनियम पहले ही किसी दूसरे ठिकानों पर पहुंचा दिए गए थे। लेकिन अब देर से ही सही ईरान इस बात को मान रहा है कि इस हमले में ईरान की, यदि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की दृष्टि से देखें
तो बड़ी तबाही हुई है। वहीं हम ये भी देखें कि 2015 से ईरान के साथ ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के एक समझौता हो जाए, इसको लेकर के यूरोपियन शक्तियां जो हैं वो एक्टिव रही हैं। 2015 में ये जो जिनको हम E3 नेशंस कहते हैं, जिसमें यूके, जर्मनी और फ्रांस हैं, इनके तहत इनके साथ ईरान ने समझौता किया। इसमें यूएस भी शामिल था। लेकिन 2018 में मैं आपको बताऊं, ट्रंप ने अपने पैर पीछे खींच लिए, यूएस को इस डील से पीछे खींच लिया। तो अब शुक्रवार को एक बड़ा महत्वपूर्ण हम डेवलपमेंट साथ के साथ होते हुए देख रहे हैं। अंशु जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। ये जो बातचीत होनी है जर्मनी के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, E3 देश जिनको कहते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि यूरोप के ये 3 देश हैं। 2015 में एक परमाणु समझौता हुआ था ईरान का। उसके बाद ईरान के ऊपर जो इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे वो हटा दिए थे। लेकिन अब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं होती और कोई समझौता नहीं होगा तो हम दोबारा से ये प्रतिबंध इन पर लगा देंगे। अंशु जी, लेकिन ईरान कहता है कि वो अपना परमाणु संवर्धन का जो कार्यक्रम है उसको जारी रखेगा। ऐसे में इस बातचीत से कितनी आशा की जा सकती है? चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार की अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें यूरोपियन देश, अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना चाह रहे हैं, वहीं ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने की बात कर रहा है। इसीलिए ईरान से इस प्रकार के हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि वो अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को जारी रखेगा। लेकिन ये चीज हम समझ लें कि जिस लेवल पर ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, तो इसके बाद अब सीधे सीधे वेपन बनाने की जो कैपेबिलिटीज हैं उस पर ही ईरान हमको दिखाई पड़ता है। यही IAEA के हवाले से भी बार बार कहा जा रहा था। और इसी बात को लेकर के इजराइल, अमेरिका और जो हम जिसको पश्चिमी दुनिया के यूरोप के देश कहते हैं वो भी चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। तो ऐसे में शुक्रवार को जो ये एक बड़ी लैंडमार्क बातचीत होने वाली है इस्तांबुल में, वैश्विक स्तर पर ये आशा जताई जा रही है कि एक कॉमन विन विन सिचुएशन पे ये सभी पार्टीज पहुंच जाएं। ये देखना बड़ा रोचक होगा कि कहां पर जाकर के अमेरिका कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होता है क्या, यूरोपियन पावर्स कहीं किसी पॉइंट पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होती हैं क्या, और ईरान किस पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होता है। क्योंकि अभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होता दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है अंशु जी, अंतिम सवाल है। दूसरी ओर अगर हम अमेरिका की बात करें तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से बयान आ रहे हैं, उनका कहना है कि ईरान जिस तरह के बयान दे रहा है, वो अगर यूरेनियम के इनरिचमेंट को वो जारी रखता है तो अमेरिका फिर ज़रूरत अगर पड़ी तो उस पर हमला कर सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में कोई इस तरह का कदम अमेरिका की ओर से देखा जा सकता है क्या? चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार के बयान हम ट्रंप से निरंतर आजकल हर दिन सुन रहे हैं और जिस प्रकार की एक्शंस हम उनके द्वारा होते हुए देख रहे हैं, और पश्चिम एशिया में जिस तरह से हर दिन जो ईरान और इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं हमको एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है, हम इस संभावना से इनकार तो नहीं कर सकते कि अमेरिका फिर कहीं ना कहीं इस पूरे परिदृश्य में कूद सकता है। लेकिन अपने तमाम कैलकुलेशंस करके और हर एक अटैक में कितना खर्चा होता है, इस पर फिर ईरान किस प्रकार से रिटेलिएट कर सकता है, इस पर ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं और साथ के जो दूसरे देश हैं वो किस तरह से इस पूरे परिदृश्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अमेरिका को, ट्रंप को अच्छे से कैलकुलेट करना होगा। लेकिन हाँ चंद्रशेखर जी, हम अभी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आगे चीजें और एस्केलेट हो जाएं। ठीक है अंशु जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने,
वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बुरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर से जुड़े FBI के रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए हैं। 4 अप्रैल 1968 को एक हत्यारे ने टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर में 39 वर्षीय किंग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किंग 1960 के दशक के अमेरिका में अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने ऐसा क्यों किया और इन दस्तावेजों में क्या है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने नागरिक अधिकारों के महान नेता और बैप्टिस्ट पादरी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े हजारों दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। किंग 1960 के दशक के अमेरिका में अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन 4 अप्रैल 1968 को एक हत्यारे ने टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर में 39 वर्षीय किंग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब अमेरिकी न्याय विभाग ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से संबंधित 2,40,000 से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेजों में FBI के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। बताया जाता है कि उस दौर में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI उनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखती थी। अमेरिकी नेशनल आर्काइव ने आने वाले दिनों में इससे जुड़े और भी दस्तावेज जारी करने की बात कही है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था। उस दौर के अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन और दंगे देखने को मिल रहे थे। साथ ही उस दौर में वियतनाम युद्ध के खिलाफ भी खूब प्रदर्शन हो रहे थे। किंग की हत्या के केवल 2 महीने बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल रॉबर्ट F कैनेडी की भी हत्या कर दी गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कुछ महीने पहले ही रॉबर्ट F कैनेडी और उनके भाई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या से जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक किए थे। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने एक बयान में इतिहास की इस अहम घटना पर पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही है। हालांकि किंग के परिवार के सदस्यों ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की है। किंग के 67 वर्षीय बेटे मार्टिन तृतीय और 62 वर्षीय बेटी बर्निस ने निजता का हवाला देते हुए फाइलें जारी करने की इस कार्रवाई में सहानुभूति, संयम और उनके परिवार के प्रति सम्मान का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने FBI पर उस दौर में उनके पिता के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने और निगरानी करने का आरोप भी लगाया है। किंग का हत्यारा माने जाने वाले अलगाववादी जेम्स अर्ल रे ने पहले तो उनकी हत्या की बात कबूल कर ली थी, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गया था। हालांकि 1998 में जेल में ही उसकी मौत हो गई थी। दरअसल किंग के परिवार का कहना है कि जिस जेम्स अर्ल रे को उनका हत्यारा मानकर सजा दी गई थी, वो अकेला इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं था। उनका कहना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सरकारी एजेंसियों समेत अन्य षड्यंत्रकारियों की साजिश का शिकार हुए थे। उन्होंने अपने बयान में बताया कि 1999 में टेनेसी में मुकदमे के दौरान जूरी ने सर्वसम्मति से इसकी पुष्टि की थी।
विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने एपस्टीन मामले से जुड़ी सारी फाइलें सार्वजनिक करने के दबाव को कम करने के लिए किंग की हत्या से जुड़े ये दस्तावेज जारी किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि किंग के परिवार से आ रही आलोचना के बीच ट्रंप एपस्टीन मामले को दबा पाते हैं या फिर उन्होंने अपने खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं SIS JNU से, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर जोशी, अगर अमेरिका में जिस तरह से ये दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं, जो ट्रंप के विरोधी हैं उनका कहना है कि ये इसलिए सार्वजनिक किए गए हैं क्योंकि एपस्टीन मामले को वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जब वो चुनाव का प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि चाहे वो कैनेडी के हत्या के दस्तावेज हों या ये दस्तावेज हों, वो सार्वजनिक करेंगे। किस तरह से विश्लेषण करेंगे आप ट्रंप के इस कदम का? चंद्रशेखर जी, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के परिवार के सदस्यों ने कहा, ये तमाम दस्तावेज जारी होने के बाद कि बहुत सम्मान के साथ, बहुत संयम के साथ और बहुत ही सेंसिटिवली इन दस्तावेजों को देखने की और समझने की आवश्यकता है। समग्र रूप से इनको समझने की आवश्यकता है। तो वही कहूंगी कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और हालांकि ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान ही इसके बारे में हिंट्स दे दिए थे। कैनेडी को लेकर के भी जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे वो हमें रिलीज होते हुए नजर आए और अब जो ये पूरा इशू है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े हुए जो दस्तावेज है, लगभग 2,40,000 पृष्ठों के दस्तावेज हैं जिनको अभी तक क्लासिफाई करके रखा गया था, उनको ट्रंप ने रिलीज कर दिया है। तो देखिए, ट्रंप के जो साथी हैं, ट्रंप की तरफ के लोग कह रहे हैं कि ये पारदर्शिता से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह से मार्टिन लूथर किंग को पूरा देश प्यार करता था, जिस तरह से अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़े, जिस तरह से ब्लैक चर्च लीडर माने जाते थे, सिविल राइट्स के लिए लड़े, तो एक पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए क्यों, क्या हत्या हुई, किस प्रकार के जो भी फैक्ट्स थे वो लोगों के सामने आने चाहिए। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये एप्स्टीन फाइल का मामला है, इसको दबाने के लिए और जनता का ध्यान इससे भटकाने के लिए ट्रंप इस और बिना किसी रेलेवेंस के, बिना किसी कारण के जा रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल तो ये हम ट्रंप को देख रहे हैं कि वो हर दिन कुछ अलग अलग प्रकार के बयान, कभी कुछ वीडियो और वो सब लेकर के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो क्रिटिक्स कह रहे हैं, जनता का जिस प्रकार से ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, बहुत सारे दूसरे भी इश्यूज हैं, क्योंकि जो ये टाइमिंग है चंद्रशेखर जी इन डॉक्यूमेंट्स के रिलीज की, ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंशु जी, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा। उनका कहना है कि अगर ऐसा कुछ होता है एपस्टीन फाइल में तो डेमोक्रेट्स ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जितना उनके खिलाफ करना था उतना किया। उस वक्त वो कुछ ना कुछ इसको सार्वजनिक करते, उन्होंने क्यों नहीं किया? उनका कहना है कि क्योंकि एपस्टीन में ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जिस तरह से अब एपस्टीन फाइल्स को लेकर के धीरे धीरे फैक्ट्स बाहर आ रहे हैं चंद्रशेखर जी, तो फिर जो ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं, ट्रंप के विरोधी हैं, जो एप्स्टीन फाइल्स का पूरा खुलासा करने की मांग कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि जो जेफरी एप्स्टीन था वो एक कन्विक्टेड चिल्ड्रन सेक्स ऑफेंडर था और उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको हम ये एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। तो फिर ट्रंप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरत रहे? ये उनके विरोधियों का ऐसा मानना है, ऐसा आक्षेप है। तो जो एक हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, उनको यदि ट्रंप पब्लिक के सामने लेकर के आ सकते हैं तो इन फाइल्स को लोगों के सामने पारदर्शिता से रखने में क्या समस्या है? बहुत बहुत आपका शुक्रिया अंशु जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को आगे लिए चलते हैं और आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक स्थलों पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित सटीक हथियारों से रात भर हमला किया। इस सब के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि 7 हफ्ते बाद पहली बार यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता तुर्की में होने वाली है। रूसी सूत्रों के अनुसार 23 और 24 जुलाई को इस्तांबुल में ये बैठक होगी। गाजा के डेर अल बला शहर में इजराइल का नया सैन्य अभियान जारी है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि डेर अल बलाह में WHO स्टाफ आवास पर सोमवार को 3 बार हमला किया गया। इन सब के बीच ब्रिटेन, फ्रांस और 23 अन्य देशों ने नागरिकों की अमानवीय हत्या के लिए इजराइल की निंदा की, जिसे इजराइल ने पूरी तरह से खारिज कर दिया।
चीन ने एक अमेरिकी सरकारी कर्मचारी को निजी कारणों से चीन की यात्रा पर आने के बाद चीन छोड़ने से रोक दिया है। ये जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से दी गई है और बताया गया है कि इस मामले पर चीन से बातचीत जारी है। वहीं चीनी सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में इस कर्मचारी को चीन छोड़ने से रोका गया है। कर्मचारी अमेरिकी वाणिज्य विभाग की एक एजेंसी यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से संबंधित है। फिलीपींस में तूफान विफा के बाद बारिश और बाढ़ जारी है, जिसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। विफा तूफान अब एक गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में उत्तरी वियतनाम के तट की ओर बढ़ रहा है। तूफान के राजधानी हनोई के दक्षिण में स्थित हंग येन और निन्ह बिन प्रांतों में टकराने की उम्मीद है। राहत और बचाव कर्मियों को तैयार रखा गया है। कैमरून के 92 वर्षीय राष्ट्रपति पॉल बिया ने एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वे पिछले 43 सालों से सत्ता में हैं। बिया 1982 में कैमरून के राष्ट्रपति बने थे। तब से अब तक कभी भी चुनाव नहीं हारे। वो हर बार सत्ता में वापस आ जाते हैं। एक बार तो उन्होंने देश का संविधान ही बदलवा दिया ताकि वो बार बार चुनाव लड़ सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।